नमस्कार। असम का प्रस्तावित यूसीसी बिल यानी समान नागरिक संहिता 2026 इस वक्त पूरे देश में चर्चा का सबसे बड़ा विषय बना हुआ है। आइए बिना किसी राजनीतिक चश्मे के इस बिल के एक एक पन्ने को खोलते हैं। इसकी पूरी बारीकियों को, इसके कड़े नियमों और सजा के प्रावधानों को विस्तार से समझते हैं ताकि ये बिल्कुल साफ हो सके कि जमीनी स्तर पर असल में क्या बदलने जा रहा है। तो चलिए आज की इस चर्चा के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र डाल लेते हैं। शुरुआत करेंगे असम के यूसीसी बिल से, फिर गहराई से समझेंगे इसके मुख्य नियमों और दंड को, लिव इन रिलेशनशिप के नए नियमों को और आदिवासी समुदायों को मिलने वाली छूट को। इसके बाद हम इस पर चल रही राजनीतिक बहस, इसके इतिहास और इसके राष्ट्रीय प्रभाव पर भी बात करेंगे। भाग 1, असम का यूसीसी बिल, एक नया कानूनी ढांचा। हाल ही में 126 सदस्यों वाली असम विधानसभा में ये बिल पेश किया गया। लेकिन ये यूसीसी आखिर है क्या? बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो समान नागरिक संहिता का मतलब है एक राज्य के सभी नागरिकों के लिए शादी, तलाक, संपत्ति के उत्तराधिकार और बच्चा गोद लेने जैसे मामलों में सिर्फ एक ही कानून का होना। फिलहाल देश में अलग अलग धर्मों के अपने अपने व्यक्तिगत कानून हैं। यूसीसी इन सभी धर्म आधारित कानूनों की जगह एक समान कानूनी ढांचा लागू करता है। भाग 2, मुख्य नियम और दंड, सूक्ष्म विवरण। अब सबसे अहम सवाल कि इसमें नियम क्या हैं। देखिए, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। लोगों की धार्मिक रस्में नहीं बदलेंगी। निकाह या आनंद कारज जैसे होते आए हैं बिल्कुल वैसे ही होंगे। बदलाव आएगा कानूनी मापदंडों में, जो अब सबके लिए एक होंगे। इस बिल के तहत हर धर्म में बहुविवाह यानी एक से ज्यादा शादियों पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। महिलाओं को संपत्ति और उत्तराधिकार में बिल्कुल बराबर का अधिकार मिलेगा। शादी हो या तलाक, 60 दिनों के भीतर उसका पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। और इसी पूरी एकरूपता को लाने के लिए पुराना असम मुस्लिम विवाह अनिवार्य पंजीकरण अधिनियम 2024 पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। ये दो नंबर 21 और 18 बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। असम यूसीसी के तहत अब सभी समुदायों के लिए शादी की कानूनी उम्र तय कर दी गई है। लड़कों के लिए कम से कम 21 साल और लड़कियों के लिए 18 साल। पहले कुछ धार्मिक कानूनों में, विशेषकर मुस्लिम पर्सनल लॉ में, लड़कियों की शादी प्यूबर्टी यानी यौवन प्राप्त करने पर करने की जो छूट थी, उसे अब पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। मतलब कानून की नज़र में अब उम्र का सिर्फ एक ही पैमाना होगा। कोई भी कानून बिना सख्ती के जमीन पर नहीं उतरता और इसके लिए दंड के प्रावधान बहुत ही स्पष्ट और कड़े हैं। अगर कोई इंसान पहले से शादीशुदा होते हुए दूसरी शादी या धोखे से शादी करता है तो सीधे 7 साल तक की जेल हो सकती है। हलाला जैसी प्रथाओं को पूरी तरह अपराध माना गया है, जिसके लिए 3 साल की कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने का नियम है। वहीं बाल विवाह के मामलों में कम से कम 2 साल जेल का प्रावधान रखा गया है। भाग 3, लिव इन रिलेशनशिप का नियमन, एक औपचारिक ढांचा। बात सिर्फ शादी तक सीमित नहीं है। ये बिल लिव इन रिलेशनशिप को भी पूरी तरह से कानूनी दायरे में लाता है। अगर असम में कोई कपल लिव इन में रहता है तो 1 महीने के भीतर उसका पंजीकरण अनिवार्य होगा। इसका सबसे बड़ा मकसद उन बच्चों को कानूनी मान्यता और सुरक्षा देना है जो ऐसे रिश्तों से पैदा होते हैं। इसके अलावा अगर कोई पार्टनर अचानक रिश्ता तोड़ देता है तो पीछे छूटे हुए साथी को वित्तीय भरण पोषण यानी मेंटेनेंस मांगने का पूरा कानूनी हक होगा। रिश्ता खत्म करने के लिए भी एक दूसरे को औपचारिक रूप से सूचित करना जरूरी होगा। भाग 4, आदिवासी समुदायों को छूट, संवैधानिक सुरक्षा। क्या ये कानून राज्य के हर एक इंसान पर लागू होगा? तो इसका जवाब है नहीं। यहाँ एक बहुत बड़ा अपवाद है। इस बिल से अनुसूचित जनजाति और आदिवासी समुदायों को पूरी तरह बाहर रखा गया है। ऐसा उनकी सदियों पुरानी स्वदेशी पहचान, प्रथाओं और रीति रिवाजों को सुरक्षित रखने के लिए किया गया है। इस छूट का जो आधार है वो हमारे संविधान की 6ठी अनुसूची में मिलता है। ये अनुसूची असम समेत पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों को विशेष प्रशासनिक स्वायत्तता देती है। इन जनजातीय समाजों के अपने बहुत ही अलग और विशेष कानून होते हैं। उदाहरण के लिए उत्तर पूर्व के कई आदिवासी समाज मात्र सत्तात्मक हैं, जहाँ संपत्ति का अधिकार महिलाओं से होकर गुजरता है। इसीलिए संविधान की दी हुई इस सुरक्षा का पूरा सम्मान करते हुए उन्हें यूसीसी के दायरे से अलग रखा गया है। भाग 5, राजनीतिक बहस, समर्थक बनाम आलोचक। जाहिर है इतने बड़े बदलाव पर एक जबरदस्त राजनीतिक बहस तो छिड़नी ही थी। दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क हैं।
समर्थकों का मानना है कि यह बिल जेंडर इक्वालिटी यानी लैंगिक समानता लाता है, कानूनों को एक समान बनाता है और एक देश एक कानून के वादे को पूरा करता है। दूसरी तरफ आलोचकों का कड़ा एतराज है। उनका कहना है कि यह संवैधानिक धार्मिक स्वतंत्रता का हनन है, बिना किसी व्यापक चर्चा के लाया गया है और जानबूझकर विशेष अल्पसंख्यक प्रथाओं को निशाना बना रहा है। विपक्ष की तरफ से एक बहुत ही तकनीकी तर्क भी सामने आ रहा है। उनका सवाल है कि अगर इस बिल का मुख्य मकसद बहुविवाह रोकना ही है, तो असम विधानसभा ने इसे रोकने के लिए पहले ही एक अलग अधिनियम पारित कर दिया था। ऐसे में जब एक कानून पहले से मौजूद था, तो यूसीसी को दोबारा लाने का क्या मतलब है? ये सवाल विधानसभा की बहसों में काफी गूंज रहा है। इस पूरी बहस में सार्वजनिक विमर्श का एक और बहुत ही दिलचस्प पहलू सामने आ रहा है। एक वर्ग का ऐसा मानना है कि संसाधनों की कमी को देखते हुए यूसीसी तब तक अधूरा है जब तक इसमें 2 बच्चों की नीति जैसे सख्त नियम न जोड़े जाएं। हालांकि ये सरकार का कोई आधिकारिक रुख नहीं है, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण को यूसीसी से जोड़ने की यह चर्चा काफी जोर पकड़ रही है। भाग 6 इतिहास और राष्ट्रीय प्रभाव, दशकों पुरानी बहस। इस मुद्दे को पूरी तरह समझने के लिए थोड़ा इतिहास में जाना भी जरूरी है। ये कोई आज की बात नहीं है। 1830 के दशक में अंग्रेजों के विधि आयोग ने सबसे पहले कानूनों की एक रूपता का सुझाव दिया था, लेकिन व्यक्तिगत कानूनों को छोड़ दिया था। फिर 1950 के दशक में संविधान के नीति निदेशक तत्वों यानी डीपीएसपी के अनुच्छेद 44 में इसे जोड़ा गया और हिंदू कोड बिल पर लंबी बहसें हुई। 1980 के दशक के ऐतिहासिक शाहबानो केस ने एक बार फिर समान कानूनों की जरूरत को सामने ला दिया। और अब 2020 के दशक में हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड और असम जैसे राज्य अपने स्तर पर यूसीसी बिल ला रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर एक देशव्यापी कानून के इंतजार के बजाय अब राज्य सरकारों ने खुद पहल करना शुरू कर दिया है। आज़ादी के बाद से गोवा में तो पुर्तगाली नागरिक संहिता के रूप में यूसीसी पहले से ही लागू है, लेकिन स्वतंत्रता के बाद फरवरी 2024 में उत्तराखंड इसे पारित करने वाला पहला राज्य बना। अब असम विधानसभा में ये बिल पेश हो चुका है। इसके साथ ही गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी इसके लिए कमिटियां बन चुकी हैं। साफ तौर पर ये एक नया राज्य स्तरीय कानूनी रुझान बन गया है। इन तमाम तथ्यों और इतिहास को देखने के बाद अंत में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या आने वाले भविष्य में धर्म आधारित व्यक्तिगत कानून अपनी जगह बचाए रख पाएंगे, या फिर पूरे देश के लिए एक समान कानूनी ढांचा अब तय हो चुका है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। आज के इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।